हेलो स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो कक्षा 9 हिंदी क्षितिज के लिए है। यह वीडियो हिंदी का अध्याय 6 यानी मेरे बचपन के दिन से संबंधित है। आज का यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में अभ्यास के अंदर दिए गए सारे प्रश्नों का हम उत्तर लिखेंगे। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाएं कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। महादेवी वर्मा ने अपने लेख मेरे बचपन के दिन में उल्लेख की है कि मैं जब उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आधार पर हमें यह बताना है कि उस समय लड़कियों की क्या स्थिति थी। प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, उस समय भारत में लड़कियों की दशा अच्छी नहीं थी। प्राय लड़की का जन्म होने पर उसे मार दिया जाता था। परिवार में लड़की को बोझ समझा जाता था। लड़की के जन्म होने पर घर परिवार और रिश्ते नातेदार सब उदास हो जाते थे। ऐसे माहौल में लड़की को कम भोजन देना, उन्हें घर के कामों में लगाना, पढ़ाई लिखाई से दूर रखना आदि कुरीतियों का पनपना स्वाभाविक था। इस प्रकार महादेवी वर्मा के जीवन काल के दौरान लड़कियों की स्थिति भारत में अच्छी नहीं थी। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज स्थिति थोड़ी सुधरी है। अब लोग धीरे धीरे लड़का लड़की के अंतर को कम करते जा रहे हैं। लड़कों की तरह अब लड़कियों को भी शिक्षा दी जा रही है, परंतु लड़कियों के साथ भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। आज के आधुनिक समाज में अधिकतर घरों में अब लड़का लड़की के अंतर को कम किया जा रहा है। लड़कियों को भी लड़कों की तरह विद्यालय में भेजी जा रही है और उन्हें शिक्षा प्रदान की जा रही है, लेकिन अब भी ऐसा कहा जा सकता है कि लड़कियों के साथ भेदभाव पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। आज भी भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध कुछ लोग चोरी छिपे कर रहे हैं। इससे लड़का लड़की का अनुपात बिगड़ा है। हालांकि उम्मीद की जा सकती है कि निकट भविष्य में लड़कियों की स्थिति और भी अच्छी हो जाएगी। अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 2। लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। उत्तर लिखेंगे, बचपन में लेखिका को उर्दू पढ़ाने के लिए एक मौलवी साहब को रखा गया था, परंतु उनकी इसमें रुचि नहीं थी। बचपन में महादेवी वर्मा को उर्दू सिखाने के लिए एक मौलवी साहब को रखा गया था, लेकिन मौलवी साहब से महादेवी वर्मा को काफी डर लगता था और मौलवी साहब को देखकर लेखिका चारपाई के नीचे जाकर छिप गई थी। इसीलिए लेखिका उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। लेखिका के मनोस्थिति को देखते हुए परिवार वालों ने मौलवी साहब को आने से मना किया और इस प्रकार लेखिका उर्दू या फारसी नहीं सीख पाई। अब प्रश्न संख्या 3। लेखिका ने अपनी मां के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, लेखिका ने अपनी मां के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। महादेवी वर्मा ने अपनी लेख मेरे बचपन के दिन में अपनी मां के निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया, जिसकी विवरणी इस प्रकार है। वे पूजा पाठ बहुत करती थी। वे परिवार में हिंदी लाई। लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म जिस परिवार में हुआ उस परिवार में हिंदी पढ़ने लिखने वाले सदस्य कोई नहीं थे। जब लेखिका की मां शादी के बाद उस परिवार में आई तभी वे अपने साथ हिंदी लेकर आई। वे संस्कृत जानती थी और गीता में उनकी विशेष रुचि थी। वे सवेरे कृपानिधान पंछी बन बोले पद गाती थी।
शाम को मीरा के पद गाती थी। लेखिका की मां की विशेष रुचि लेखन कार्य में थी, इसीलिए वे अक्सर लेखन कार्य किया करती थी। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, जवारा के नवाब और लेखिका का परिवार अलग अलग धर्म के होकर भी आत्मीय संबंध रखते थे। जिस स्थान पर लेखिका का परिवार रहता था, वहीं पर जवारा के नवाब भी रहते थे। इन दोनों के परिवारों का धर्म अलग अलग था, लेकिन धर्म अलग होने के बावजूद दोनों परिवारों के मध्य आत्मीय संबंध रहा था। फिर भी वे आपस में मिलजुल कर रहते थे। दोनों परिवार एक दूसरे को आत्मीय संबंधों की डोर से बांधे हुए थे। चाचा, चाची, ताई, देवर, बहन, भैया आदि आत्मीयता भरे रिश्तों से वे आपस में संबंध रखते थे। ऐसा संबंध वर्तमान में दुर्लभ हो गया है। इसलिए लेखिका ने दोनों परिवारों का संबंध को आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा कहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 5, जेबुन्निसा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। जेबुन्निसा के स्थान पर यदि आप होते तो महादेवी से आपकी क्या अपेक्षा होती। प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, यदि जेबुन्निसा के स्थान पर मैं होता तो महादेवी वर्मा से प्रेम और आदर की अपेक्षा करता। साथ ही साथ मैं उनसे कभी कभी कविता भी सुन लेता और पढ़ाई में सहायता भी ले लेता। प्रश्न संख्या 6, महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। अनुमान लगाइए कि आपको इस तरह का कोई पुरस्कार मिला हो और वह देश हित में या किसी आपदा निवारण के काम में देना पड़े, तो आप कैसा अनुभव करेंगे। महादेवी वर्मा को एक बार कविता पाठ करने के लिए चांदी का एक कटोरा पुरस्कार के रूप में मिला था। जब महात्मा गांधी जी से लेखिका मिली तो महात्मा गांधी ने चांदी का कटोरा देश हित के लिए ले लिए। तो इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि अगर हमें इस तरह की कोई पुरस्कार मिलना हो और वह देश हित में या किसी आपदा निवारण के काम में अगर हमें देना पड़े, तो हम कैसा अनुभव करेंगे। इस प्रश्न का हम उत्तर लिखेंगे, मेरे विचार से देश सेवा ही सच्ची सेवा है। देश हित की बात आए तो मैं ऐसे पुरस्कार को खुशी खुशी देना चाहूंगा। ऐसा करके मैं गौरवान्वित महसूस करूंगा। प्रश्न संख्या 7 है, लेखिका ने छात्रावास के जिस बहुभाषी परिवेश की चर्चा की है उसे अपने मातृभाषा में लिखिए। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, महादेवी वर्मा के छात्रावास का परिवेश बहुभाषी था। कोई विद्यार्थी हिंदी बोलता था तो कोई मराठी बोलती थी। अवध की लड़कियां आपस में अवधी बोलती थी। इसी प्रकार बुंदेलखंड की लड़कियां बुंदेली में बात करती थी। अलग अलग प्रांत के होने के बावजूद भी वे आपस में हिंदी में ही बातें करती थी। छात्रावास में हिंदी के साथ उर्दू भी प्रचलित था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 8, महादेवी जी के इस संस्मरण को पढ़ते हुए आपके मानस पटल पर भी अपने बचपन की कोई स्मृति उभर कर आई होगी, उसे संस्मरण शैली में लिखिए। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, एक बार विद्यालय में हम सब स्वतंत्रता दिवस के लिए भाषण कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे। मैंने अपने हिंदी अध्यापक की देखरेख में इसका अभ्यास तो किया था, पर मन में भय सा बना था। भाषण कार्यक्रम में यह मेरा पहला अवसर था। कार्यक्रम शुरू होने पर जब मेरा नाम बुलाया गया तो मैं धड़कते दिल के साथ मंच पर गया। भाषण की कुछ पंक्तियों को बोलने के बाद मेरा आत्मविश्वास जाग उठा।
फिर मैंने बड़े ही साहस के साथ भाषण दिया, जिससे सुनकर पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। फिर मुझे एक सुखद अनुभव की अनुभूति हुई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। महादेवी ने कवि सम्मेलनों में कविता पाठ के लिए अपना नाम बुलाए जाने से पहले होने वाली बेचैनी का जिक्र किया है। अपने विद्यालय में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते समय आपने जो बेचैनी अनुभव की होगी, उस पर डायरी का एक पृष्ठ लिखिए। ताइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। उत्तर लिखेंगे, पिछले साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। कार्यक्रम में मैंने भी भाग लिया था, जिसमें मुझे मंच पर कविता पाठ करना था। जैसे जैसे बोलने का समय निकट आ रहा था, मेरी उत्तेजना बढ़ती जा रही थी। कार्यक्रम पर मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं था, मेरा सारा ध्यान अपनी बारी आने पर था। डर से मेरा दिल धड़क रहा था कि कहीं मैं कविता भूल न जाऊं, इसलिए मैंने लिखित कविता हाथ में ले रखी थी। अंततः मैं मंच पर आया और कविता बोलना शुरू किया और पूरे आत्मविश्वास के साथ कविता सुनाया। इस प्रकार कार्यक्रम में मेरा सफल योगदान रहा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10। पाठ से निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। दिया गया है विद्वान, अनंत, निरपराधी, दंड और शांति। अब हम प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। एक तरफ लिखेंगे शब्द और एक तरफ लिखेंगे इसका विलोम शब्द। प्रश्न में दिया गया शब्द है विद्वान, जिसका विलोम शब्द होता है मूर्ख। इसी प्रकार दिया गया शब्द अनंत का विलोम शब्द है अंत, और निरपराधी का विलोम शब्द है अपराधी। इसी प्रकार दंड का विलोम शब्द है पुरस्कार, और शांति का विलोम शब्द है अशांति या विवाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग प्रत्यय अलग कीजिए और मूल शब्द बताइए। प्रश्न में दिया गया शब्द है निराहारी, सांप्रदायिकता, अप्रसन्नता, अपनापन, किनारीदार और स्वतंत्रता। अब इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले दिए गए शब्द को लिखेंगे, इसका उपसर्ग क्या है, मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है, यह हम लिखेंगे। प्रश्न में दिया गया पहला शब्द है निराहारी, जिसमें उपसर्ग है निर, मूल शब्द है आहार और प्रत्यय है ई। अगला शब्द है सांप्रदायिकता, जिसमें उपसर्ग नहीं है, मूल शब्द है संप्रदाय और प्रत्यय है इक और ता। अगला शब्द है अप्रसन्नता, जिसमें उपसर्ग नहीं है, मूल शब्द है प्रसन्न और प्रत्यय है ता। इसी प्रकार अगला शब्द है अपनापन, जिसमें उपसर्ग नहीं है, मूल शब्द है अपना और प्रत्यय है पन। इसी प्रकार दिया गया शब्द है किनारीदार, इसमें उपसर्ग है कुछ नहीं, मूल शब्द है किनारी और प्रत्यय है दार। अगला शब्द है जो अंतिम है इस प्रश्न का शब्द, वह है स्वतंत्रता, इसमें उपसर्ग है स्व, मूल शब्द है तंत्र और प्रत्यय है ता। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित उपसर्ग प्रत्ययों की सहायता से दो दो शब्द लिखिए। प्रश्न में दिया गया है उपसर्ग दिया गया है अन, अ, शत, स्व और दूर। प्रत्यय दिया गया है दार, हार, वाला और अन्य। इस प्रश्न का अब हमें उत्तर लिखना है। उपसर्ग लगाकर अब हम शब्द निर्माण करेंगे। उपसर्ग है अन, अन से होगा अन्वेषण, अन्याय। अगला उपसर्ग है अ, इससे होगा अशांति, असत्य। इसी प्रकार सत से होगा सत्कर्म, सच्चरित्र। स्व से होगा
स्वराज स्वाधीन, और दूर से होगा दुर्जन दुर्व्यवहार। अब प्रत्यय लगाकर शब्द निर्माण करेंगे। प्रत्यय है दार, दार से होगा दुकानदार पहरेदार। हार से होगा पालनहार शाकाहार। वाला से होगा फेरी वाला फल वाला। और अन्य से होगा माननीय दर्शनीय। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 13। पाठ में आए सामासिक पद छांटकर विग्रह कीजिए। उदाहरण के तौर पर दिया गया है पूजा पाठ, यानी यह होगा पूजा और पाठ। अब हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे और पाठ में दिए गए सामासिक शब्द का विग्रह करेंगे। पाठ में उपयोग किए गए सामासिक शब्द है कवि सम्मेलन, जिसका विग्रह होगा कवियों का सम्मेलन। इसी प्रकार अगला सामासिक पद है उर्दू फारसी, जिसका विग्रह होगा उर्दू और फारसी। इसी प्रकार प्रचार प्रसार का विग्रह होगा प्रचार और प्रसार। सत्याग्रह का विग्रह होगा सत्य के लिए आग्रह। और जन्मदिन का विग्रह होगा जन्म का दिन। इसी प्रकार अगला समासिक शब्द है जो पाठ में उपयोग हुआ है वह है रोने धोने, जिसका विग्रह होगा रोने और धोने। परम धाम का विग्रह होगा परम है जो धाम। कुल देवी का विग्रह होगा कुल की देवी। महादेवी का विग्रह होगा महान है जो देवी। इसी प्रकार जेब खर्च का विग्रह होगा जेब के लिए खर्च। इस प्रकार इस प्रश्न में हमने विभिन्न समासिक पदों का विग्रह किया है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से पाठ के अंदर दिए गए सारे प्रश्नों को हमने समझा और उन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियोज़ के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुँच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।